सरकारी स्कूल के देश के पहले मीडिया नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और आप देख रहे हैं ईएफए स्कूल की चटपटी खबरें, जहां हम बताएंगे आपको मध्य प्रदेश के 52 जिलों में स्थित 53 ईएफए स्कूलों के हालचाल। चलिए रुख करते हैं स्कूल अपडेट्स का और जानते हैं हमारे तीसरे प्रसारण में क्या खास रहा इस महीने इन स्कूलों में। जो अदर एक्टिविटीज है, मैंने देखा आपका स्कूल रेडियो एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है हमारे बेटे बेटियों को प्रयोग करने का। अब प्रयोग धर्मी ही देश बनने वाला है। थ्योरी पढ़ेंगे लेकिन केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसको प्रैक्टिकल करके भी हम देखेंगे। और इसलिए मैं यही कहूंगा कि हमारे देश की परंपरा में ऐसे कई वैज्ञानिक प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं, हमें पता नहीं है, हम परंपरा से करते आए। हमारी माता बहनें घर में करवाती है, लेकिन उनका वैज्ञानिक आधार नहीं मालूम है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जब 2047 में अपना देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश होगा, तो भारत की परंपराओं में जो विज्ञान छुपा है और जिसके आधार पर हमारा समाज संचालित होता है, उन सब पर फिर से रिसर्च होगा। लोग रिसर्च कर रहे हैं और उनको वैज्ञानिक आधार पर सत्य बता करके समाज का गौरव बढ़ाने का काम करेंगे, दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोग 2047 के भारत के चित्रकार है। तो आइए हम सब मिलकर के 2047 के भारत के निर्माण में सरोजनी नायडू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हमारी बेटियां आगे आकर के इस विद्यालय का गौरव बढ़ाए, मध्य प्रदेश सरकार का भी गौरव बढ़ाए। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हितग्राही को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? आपने बहुत ही सामयिक प्रश्न पूछा है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में भारतवर्ष में पहली बार इस प्रकार की योजना लाडली लक्ष्मी योजना वर्ष 2006 में लागू की गई है, जो कि जिसका लाभ हम 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी बेटियों को 1 अप्रैल 2007 से लगातार दे रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूरे रायसेन जिले में महिलाओं एवं बच्चों के लिए जो कार्य किए जाते हैं, मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से विकास के लिए ये क्या प्रयास करती हैं? जी देखिए, महिला बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों के अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम संचालित। महिला बाल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? महिला बाल विकास विभाग में, जैसा कि नाम में ही है, महिला एवं बाल विकास विभाग, तो बच्चों का और महिलाओं का विकास इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है। आप लोग भी कहीं ना कहीं इस विभाग की सेवाओं से जुड़े रहे होंगे। जब छोटे रहे होंगे तो आंगनबाड़ी केंद्र कभी गए होंगे, तो वहाँ से जो सर्विसेज हैं वो आप लोगों को मिली होंगी। सबसे पहली सेवा जो होती है, जब माँ गर्भावस्था में आती है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिमाह होता है और महिला को टीके लगते हैं वहीं आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से। और जब प्रसव होता है तो प्रसव के लिए समझाइश दी जाती है कि वो संस्थागत प्रसव कराएं, अस्पताल में जाकर प्रसव कराएं, घर में प्रसव ना कराएं। इसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको जो टीके लगना है वो भी आंगनबाड़ी केंद्र में ही बच्चे को टीके लगते हैं। कानून व्यवस्था बनाने में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं और इसमें ये रहता है कि हमको जिस एरिया में हम पदस्थ होते हैं उसको हमको समझना होता है, वहाँ के लोगों के बारे में समझना होता है, उनके क्या त्यौहार होते हैं, कैसी चीज़ें रहती हैं, आपराधिक जो लोग होते हैं उनके बारे में समझना होता है, लोग कैसे सहयोग करने के लिए आगे आते हैं, उनको
उनको लिया जाता है, और जो असामाजिक तत्व होते हैं उनके खिलाफ कैसे उनको कार्रवाई करनी होती है उसके बारे में समझ के उनको कार्रवाई करनी होती है। तो ये सारी चुनौतियाँ जो होती है पूरे जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है और जो लोग होते हैं उनको समझ के हम चुनौतियों को पार कर पाते हैं। सर, आपके जीवन में किसे अपना आदर्श मानते हैं? मैं अपने जीवन में अपने पिता को अपना आदर्श मानता हूँ। सर, इतना बड़ा उत्तरदायित्व आपको मतलब आपने संभाला और अपने घर और अपने कार्यालय को प्रबंधित कैसे किया? घर का काम घर के समय पे करते हैं, कार्यालय का काम कार्यालय के समय पे करते हैं। हाँ, थोड़ा वक्त कम मिलता है, पर उस कम वक्त में शेष सभी कार्यों को मैनेज करना पड़ता है कि अपने घर के कार्य और अपने संबंधियों के कार्य उस समय में हो जाए, तो इसमें ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। सर, आपके स्कूली जीवन की यादगार घटना कौन सी? यादगार जीवन बहुत सारी, जैसे वो 60 के लिए जो लड़ाइयाँ होती थी, कभी मिल पाती थी कभी नहीं मिल पाती थी, तो वो है। उसके बाद में कई बार स्कूल में जैसे हम क्रिकेट खेलते थे तो बॉल कुएं में चली जाती थी, तो वही 60 जो थी हम कुएं की रेलिंग से लपेट के उसको पकड़ के वो नीचे उतर जाते थे और उसमें से बॉल निकाल लेते थे। महिला बाल विकास जो है वो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे, लड़के या लड़की जो भी है, तो उनके जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन है, उनकी बेहतरी के लिए किस तरह से काम करते हैं, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। आपने इस पद को पाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? हाँ, इस पद को पाने के लिए ज़रूर मैंने बहुत मेहनत की है। मेरा जब ग्रेजुएशन हो गया तो ग्रेजुएशन के बाद मेरे को ये लग रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं बहुत प्रयास कर रही थी कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ जॉब करना है। तो उसके चलते फिर मेरे दिमाग में ये था कि मुझे पीएससी क्लियर करना है, और मेरा ड्रीम था कि मैं डीएसपी बनूं, और इसके लिए मैंने बहुत पढ़ाई की और मैंने ग्रेजुएशन के बाद पूरा 1 साल और पर डे मेरी कम से कम 14 से 15 घंटे स्टडी होती थी। सर, क्या कहानी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने के का एक बेहतर माध्यम बन सकता है? बिल्कुल, कहानी के माध्यम से या अन्य गतिविधि के माध्यम से हम बच्चों को, जो बच्चों के लिए बहुत हित होता है, उससे सभी प्रकार की उसमें शिक्षा बच्चों को देना चाहिए और उसमें कोई बेहतर माध्यम हो सकता है। आपसे मेरा दूसरा प्रश्न है, शिक्षा के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों से बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? शिक्षा तो जीवन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ अन्य गतिविधियां भी बच्चों के लिए, जैसे साहित्यिक है, सांस्कृतिक है, आपका खेलकूद एक्टिविटी है, ये चीज़ें भी करके बच्चा अपने जीवन को बहुत अच्छे आगे बढ़ा सकता है। जैसे आजकल जो इंडियन आइडल है या आपका इंडिया गॉट टैलेंट है, उसमें भी बच्चे अपना गीत के माध्यम से भी अपना कैरियर उसमें आगे बहुत बढ़ा सकते हैं। खेल के माध्यम से भी आजकल आईपीएल के तर्ज पर क्रिकेट हो या कबड्डी हो या आपका वॉलीबॉल हो या बैडमिंटन हो या महिला क्रिकेट हो, तो उसको भी एक प्रोफेशनल के रूप में अन्य गतिविधि के माध्यम से बच्चा अपने जीवन को बहुत अच्छा आगे बढ़ा सकता है, वो उसके लिए बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। क्या आप महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्य करने का लक्ष्य था? जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं उस समय एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करते हैं कि हमें शासकीय सेवा में आना है या हमें कोई व्यवसाय करना है या अन्य कोई कार्य काम धंधा करना है। जब वास्तविक रूप से कहा जाए तो जब मैं पढ़ रहा था कॉलेज में, तब ये नहीं सोचा था कि महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी करना है मुझे। यही जरूर प्रयास था कि प्रशासनिक सेवा में आना है, किसी न किसी शासकीय विभाग में आना है, शासकीय दायित्व का संपादन करना है। आप महिला एवं बाल विकास विभाग में उच्च पद पर आसीन है, अतः आपके क्या क्या उत्तरदायित्व है? क्योंकि मैं महिला बाल विकास विभाग में जिला स्तर के पद पर कार्यरत हूँ। महिला बाल विकास विभाग बुरहानपुर में 6 बाल विकास परियोजनाएं हैं, जिसमें परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं हैं जो ग्राम स्तर तक हैं। तो इन सभी के सहयोग के लिए, इन सबके सहयोग से हमें अपनी योजनाओं का संचालन और संपादन करना पड़ता है। इनको आवश्यक मार्गदर्शन देना, शासन की जो योजनाएं हैं
उनको कैसे लागू करना, उसके लिए प्रशिक्षण आयोजित करना, शासन के द्वारा जो बजट प्राप्त होता है वो उनको मुहैया कराना, और हमारे जो हितग्राही वर्ग है उनकी जो सेवाएं शासन द्वारा निर्धारित की गई है उन सारी सेवाओं का हितग्राहियों तक पहुँचे, सही तरीके से सेवाएं उनको मिल जाए, यह सुनिश्चित करना है। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपका बचपन कैसा रहा? देखिए, मेरा जन्म जो हुआ है तलेन नाम का गांव है, वो राजगढ़ ज़िले में है और बहुत छोटा सा गांव है, कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है। तो हम भाइयों को हमारे माता पिता ने कहा था कि तुम जितना चाहते हो, जितना कर सकते हो उतना करो, जैसे चाहते हो वैसे पढ़ो, मगर आगे ज़रूर बढ़ो। तो हम लोग भोपाल आए थे। शुरू से ही हम लोग क्या है कि ट्यूशन नौकरी करते रहे, पढ़ते रहे, और धीरे धीरे करके हमने, चूँकि उस समय में तो कई जगह नौकरी करता था, पढ़ता भी था। जब मैंने बीए किया तो भाषा विभाग में ट्रांसलेटर हो गया, फिर अखबारों में नौकरी करने लगा। उसके बाद मैंने अंग्रेज़ी साहित्य में पहला एमए किया। जब मैंने एमए किया तो उसका उद्देश्य ये था कि मुझे कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं धार में लेक्चरर अपॉइंट भी हुआ, किंतु मैंने देखा कि मैं जो लिखना पढ़ना बहुत ज़्यादा चाहता था, मैं अभिव्यक्त उतना नहीं हो सकता था, और इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी और पुनः पहले भी मैं भास्कर में पार्ट टाइम कर चुका था। फिर मैं भास्कर में आया, लगातार 36 साल में भास्कर में रहा और संपादक के पद से वहाँ से रिटायर हुआ। तो इस प्रकार मेरा जीवन जो है वो संघर्षों का रहा, किंतु जो मनुष्य अपने संघर्षों के दौरान पराजित नहीं होता है और निरंतर अपनी कामना को, जो कि श्रेष्ठ होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, उसके प्रति आग्रहपूर्ण ढंग से संघर्षरत रहता है, वो हमेशा सफलता प्राप्त करता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। एक संपादक के रूप में कार्य करते हुए आप किस प्रकार का अनुभव करते हैं सर? बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा पैशन था वो मैं पूरा कर रहा हूँ। नहीं तो अन्यथा लोग जो होते हैं पैसों के लिए काम कुछ करते हैं और पैशन कुछ होता है, पर मेरे साथ दोनों चीज़ें हो रही हैं, पैसा भी मिलता है और पैशन भी है जी। और इस कार्य को करते हुए आप किस प्रकार की चुनौतियों का, कठिनाइयों का सामना करते हैं? चुनौतियाँ बहुत होती हैं, ढेर है चुनौतियों का, ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आप किसी के खिलाफ जब समाचार छापते हैं तो वो आपसे दुखी हो जाता है, भले ही वो समाचार सही होता है। और दूसरी चुनौती ये होती है कि ये बहुत ही प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है, तो आपके अपने सहयोगी जो होते हैं वो आपके पीछे लगे रहते हैं कि आपका पोस्ट से हट जाए, और वो चुनौती सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आपको पोस्ट पर और शीर्ष पर बने रहना है, क्योंकि जैसे ही आपने ढील दी वैसे ही आप नीचे आ जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखें, उसे पूरा करते रहें, चुनौतियां आती जाती हैं। एक अच्छे पत्रकार होने के लिए जो सबसे अच्छे आपने गुण पूछे हैं, उसमें अच्छे पत्रकारिता के लिए गुण होने चाहिए कि हमें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से, बगैर किसी भेदभाव के, हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, किसी भी जैसे सब्जेक्ट सामने आता है, उसको हमें निष्पक्ष तरीके से उठाना चाहिए, और निष्पक्षता ही सबसे अच्छा गुण होना चाहिए पत्रकार। करियर के बहुत सारे क्षेत्र होने के बावजूद भी आपने आपके भविष्य के लिए पत्रकारिता क्षेत्र ही क्यों चुना, और इसके लिए आपको किससे प्रेरणा मिली सर? देखिए, मेरे फादर जो है वो भी शिक्षा विभाग में थे, टीचर थे, और इत्तेफाक से मुझे याद है कि इसी स्कूल में भी वो पदस्थ रहे हैं, आपके स्कूल में। तो हम मतलब काफ़ी स्ट्रगल से हम लोगों ने भी आगे बढ़े, और हमने देखा कि कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि बहुत ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो हमारे ये बात दिमाग में आई कि हम क्यों ना पत्रकारिता के माध्यम से उनकी बात प्रशासन तक पहुँचे और प्रशासन से उनकी बात हल करवाएं। जब हम उनकी बात को रखते हैं अच्छे से उनसे, तो निश्चित रूप से प्रशासन को भी वो बात सुनना होती है। कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और जिला प्रशासन तक उनकी बात पता नहीं पहुंचती नहीं है, या उन्हें पता नहीं होता है, उनकी समस्याएं जो हल नहीं हो पाती हैं। तो इसी को मैंने दृष्टिगत रखते हुए पत्रकारिता का क्षेत्र चुना। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं देवेंद्र समाधिया हूँ और मैं पिछले 17 साल से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूँ। 17 सालों में मैंने देश के काफ़ी बैनर्स में काम किया है, और मैं एक सामान्य फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली में कोई पत्रकारिता का बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जब
स्टूडेंट था तभी से मुझे पत्रकारिता की दिलचस्पी लालसा थी। आपका रोल मॉडल या आदर्श कौन है? अगर मैं पत्रकारिता की बात करें तो मेरा रोल मॉडल रवीश कुमार है। रवीश कुमार एनडीटीवी के एडिटर हैं, आप जानते होंगे, और उनकी पत्रकारिता हमेशा सामाजिक पत्रकारिता रही है, लोगों से जुड़ी हुई पत्रकारिता रही है। वो लोगों की समस्याओं को उठाते हैं, वो लोगों के बीच जाकर पत्रकारिता करते हैं, वो लोगों के बीच में घुल मिलकर पत्रकारिता करते हैं। तो जन संपर्क खुद उनमें मिल जाते हैं और उस समस्या को खुद फील करते हैं कि ये समस्या अगर मेरे साथ है तो कैसी, और मैं इसको किस तरह से फील करूँगा अगर मेरे साथ ये समस्या है, तो वो वहाँ उस स्तर से पत्रकारिता को करते हैं। सर, मैं आपसे पहला प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार प्रभावित किया है? पत्रकारिता दुनिया को कई प्रकार से प्रभावित करती है ना। और पत्रकारिता समाज का चूँकि आईना होती है, समाज में जो हो रहा होता है पत्रकारिता उसी को सामने रखती है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो पत्रकारिता का अपना कोई मॉडल नहीं होता है, बेस मॉडल नहीं। पत्रकारिता समाज में जो चीज़ों को देखती है उसी को रखती है, और इसीलिए कहा गया है कि पत्रकारिता समाज का आईना है। हम आपसे अगले प्रश्न में यह जानना चाहते हैं कि अखबार का समाज के प्रति क्या दायित्व है? अखबार का समाज के प्रति तो बहुउद्देशीय दायित्व बनता है। अखबार का मूल रूप से काम क्या होता है कि सबसे ज़्यादा समाज के लिए जरूरी अंग होते हैं शासन के अंग। शासन के अंगों में जैसे सरकार और समाज के बीच, यानी सरकार और नागरिकों के बीच पत्रकारिता कड़ी के रूप में काम करती है। कब कैसे क्यों किस वक्त 5W जो है पत्रकारिता का मूल मंत्र है ना। अगर आपने 5W जान लिया तो आप ये सर, आपकी प्रेरणा स्रोत या रोल मॉडल कौन है, मतलब, और उनसे आपको किस प्रकार की शिक्षा मिलती है? हमारी प्रेरणा स्रोत तो हमारी माँ ही है। माँ ने ही हमको सब कुछ सिखाया है। हमारी माँ अनपढ़, उनको हमने दस्तखत करके सिखाया। तो हम बताया हमें में यही इंग्लिश मीडियम में नहीं, मेरे को बेवकूफ़ समझते। फिर हम अपने टीचर को बुला के घर लेके गए, तो फिर उन्होंने बैठ के उनको समझाया कि ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और इनमें उनको इसी तरह शिक्षा दी जाती है। समय में पत्रकारिता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान पत्रकारिता मतलब काफ़ी कठिनाइयों भरी है। यहाँ पर पत्रकार जो वर्तमान में प्रशासन और शासन की जो जुगल जोड़ी चल रही है उसके अनुसार पत्रकार के सामने बहुत समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन हाँ, एक जिम्मेदार पत्रकार होता है जिसके मतलब शासन प्रशासन द्वारा की गई गलतियों को उजागर करना और जनता को उनका हक दिलाना, ये पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य रहता है। पत्रकारिता भी आज के ज़माने में काफ़ी हद तक होने लगी है, लेकिन हमें यह डिसाइड करना चाहिए कि एक अच्छा पत्रकार बने और शासन प्रशासन द्वारा की गई गलतियों को उजागर करें और जनता के लिए जो हितकारी हो वो कदम उठाएं। मैं अंशिका श्रीवास, स्वामी विवेकानंद EFA स्कूल इंदौर की कक्षा 10वीं B की छात्रा हूँ। मैं पिछले माह की हुई सारी गतिविधियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। सितंबर माह में सर्वप्रथम स्वच्छता पखवाड़ा से गतिविधियों की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा शपथ ली गई एवं शिक्षकों ने भी इसमें अपना पूरा योगदान दिया। पेयजल संधारण एवं साबुन से हाथ धुलाई की गई। कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम करवाए गए। स्लोगन, पोस्टर एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चित्र आपको वीडियो के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं। नवंबर महीने में हमारी टीम पहुंची ढिंडोरी जिले के EFA स्कूल में, जहां उन्होंने ढूंढे कुछ RJs। चलिए देखते हैं क्या खास रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है अंजलि कोरबे। मैं आपके सामने अपनी कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ। अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा।
मेरे क्लास टीचर बहुत अच्छे हैं, वो हर चीज़ में हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई भी में हमें हमेशा आगे रखते हैं। Hello friend, my name is Tejas Sahu. Today we are in EFA School TV. आज हम बात करेंगे आरबीआई के वर्क सिस्टम के बारे में। आरबीआई किस तरीके से वर्क करता है, क्या हम सभी लोग अपना पैसा बैंकों में रखते हैं, और बैंकों में रखते तो क्या वो पैसा किस तरीके से हमको ब्याज मिलता है, किस तरीके से बैंक उसके ऊपर कार्य करता है, इस सभी के बारे में हम आज जानेंगे। मैं आज आप लोगों के सामने अपने स्कूल टीचर्स के बारे में बताना चाहूँगी। मेरे स्कूल टीचर बहुत ही सपोर्टिंग, बहुत ही अच्छे, और फिर कि हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, और फिर कोई भी चीज़ को कोई भी कॉन्सेप्ट होता है उसे बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं। जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें मतलब कि फ्रेंडली तरीके से बहुत अच्छे से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मतलब कि हमारी मदद करते हैं बहुत अच्छे से, और फिर बहुत सारी चीज़ों में हमारा साथ देते हैं। बस। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपमा टेकाम। मैं EFA स्कूल टीवी की ओर से मैं आज आप लोगों को मेरे अपने एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कुछ दिन पहले की, जिसमें हमने एक पत्रकार का इंटरव्यू लिया था, जिसमें हम 2 लोग थे, मैं और मेरी सहपाठी अंजलि प्रजापति। तो अभी हमने जाना EFA स्कूलों में चल रहे विभिन्न गतिविधियों के बारे में। चलिए बढ़ते हैं चटपटी कहानियों की ओर। कहानियाँ जो कभी हंसाती तो कभी डराती, कई लोगों को सीख सिखाती, जिंदगी में आनंद का सैलाब लाती। ऐसी ही कुछ कहानियाँ लेकर आ रहे हैं हमारे EFA स्कूल के बच्चे। बहुत समय पहले की बात है। एक रोहन नाम का एक लड़का था। वह बहुत ज़्यादा शैतान था, और उसकी एक बहुत बुरी आदत थी कि वह झूठ बहुत बोलता था। एक दिन वह अपने स्कूल गया। वहाँ उसको पता चला कि आज बाहर से अतिथि आने वाले हैं। ये बात उसको बिल्कुल भी नहीं जमी, क्योंकि उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। ईद का कहानी एक बच्चे और दादी माँ के प्रसिद्ध शब्दों में लिखी गई है, क्योंकि हामिद जो था बहुत गरीब वर्ग का बच्चा था, और उसकी दादी भी काफ़ी गरीब वर्ग की महिला थी। दोनों माता पिता माँ बेटे रहते थे, और माता पिता भी रहते थे। ईदगाह में एक मेले का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें कि हामिद ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे एक टोपी दीजिए। तो उसकी माँ ने फटी पुरानी टोपी निकाल के हामिद को दी, किंतु हामिद के पास पैसे नहीं होने के कारण उसने अपनी माँ से कहा माँ मुझे 4 रुपये चाहिए है। तो उन्होंने कहा क्यों चाहिए है? कि माँ आज ईदगाह का मेला लगा। गुरु यानी ज्ञान, ज्ञान यानी शिक्षा, शिक्षा यानी उज्जवल भविष्य। मिलते हैं ऐसे कुछ शिक्षकों से जिन्होंने बनाया है कई उज्जवल भविष्य, और जानते हैं उनका अनुभव टीचर्स ऑफ द डे में। उपलब्धियों की अगर बात करें एक टीचर के जीवन में, तो सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी यही है कि वो उसके जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, वो जब उसे कुछ साल बाद मिले, जब यहाँ से पढ़ के चले जाएं, और 5 साल बाद आके अगर वो बोलें कि मैडम आपने क्या पढ़ाया था, कितना अच्छा पढ़ाया था, हमें ऐसा फिर बाद में किसी ने नहीं पढ़ाया। हम कॉलेज में पढ़े चले गए, लेकिन कॉलेज में भी हमको उस तरह से समझा नहीं गया और उस तरह से पढ़ाया नहीं गया। तो ये चीज़ जो थी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, जब मेरे बच्चे आज आके मुझे ये सब बोलते हैं। जब बच्चा जन्म लेकर आता है, उसके साथ कोई ना कोई कला होती है, और कला ही बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में कहती है। यदि शिक्षा में कोई नाम होता है तो उसे कला के माध्यम से दूर किया जा सकता है। क्या आपको भी नहीं पता दुनिया के सबसे ऊंचे इंसान का कद 8 फीट 11 इंच है? चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ मज़ेदार फैक्ट्स डू यू नो में। संजा तो मांगे लाल लाल फुलड़ा, लाल लाल फुलड़ा कहाँ से लाऊं भाई लाल लाल फुलड़ा। संजा कबीर जी माली घर जाए, संजा कबीर जी माली घर जाए, ले भाई संजा लाल लाल फुलड़ा, ले भाई संजा लाल लाल फुलड़ा। संजा तू थारे घर जा कि थारी माई मारेगी कि कूटेगी कि तेरी माँ छोड़ेगी। ओवर थिंकिंग करने वाले लोगों को आत्महत्या और हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दुनिया में जितने भी खाने पीने के सामान हैं वो एक समय के बाद ख़राब हो जाते हैं, लेकिन शहद एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कभी ख़राब नहीं होता है। मधुमक्खियाँ प्रति सेकंड 230 बार अपने पंख फड़फड़ाती है। औसतन हर इंसान अपनी ज़िंदगी में 25 वर्ष सोते हुए गुजार देता है।
हमारे आगर नगर में अति प्राचीन बैजनाथ महादेव मंदिर, जो कि अंग्रेजों द्वारा 1528 में बनाया गया। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है। बाबा बैजनाथ के प्रसिद्ध मंदिर से कई चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई है। क्या आप जानते हैं पानी में 30 फुट नीचे लाल रंग नहीं होता, यहाँ खून भी हरा दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं 1979 में सहारा रेगिस्तान में बर्फ़ गिरी थी। क्या आप जानते हैं मरी हुई चींटी से एक केमिकल निकलता है, इससे अन्य चींटियों को यह पता लगता है कि वह मृत है। अगर यह केमिकल किसी अन्य चींटी पर गिर जाए तो वह उसे भी मृत मानकर अलग कर देते हैं। क्या आप जानते हैं नाभि का आपके होठ से सीधा कनेक्शन होता है। आपने टीवी सुपरस्टार को ज़रूर देखा होगा, पर क्या आपने हमारे EFA स्कूल के सुपरस्टार को देखा है। चलिए मिलवाते हैं आपको ऐसे कई सुपरस्टारों से जिन्होंने जीते हैं कई सुनहरे मेडल्स और किया है अपने परिवार, स्कूल, जिला एवं प्रदेश का नाम रोशन स्कूल सुपरस्टार्स में। मैंने अपनी उपलब्धियों में 4 उपलब्धि हासिल की है। पहली उपलब्धि आंध्र प्रदेश में आयोजित 16 डिस्ट्रिक्ट जूनियर एचएसपी मध्य प्रदेश जिला नाजापुर किसी और के बिना खोज के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया। और 2019 में मैंने आंध्र प्रदेश में आयोजित 17वें डिस्ट्रिक्ट जूनियर एचएसपी में भी आंध्र प्रदेश में आयोजित किया था। और दिल्ली मंत्रालय द्वारा आयोजित इंफ्रावर्ड मानक में 2019 में राज्य स्तरीय प्रतिनिधित्व किया। और फिलहाल मैंने अभी 2022 में मेरा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आयोजित प्रमुख योजना में एक योजना मातृ प्राण योजना के अंतर्गत भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हुसैनीवाला, अटारीवाला घूमने का भ्रमण करने का अवसर प्रदान मिला। और इसका उद्देश्य यही था कि वहाँ पे घूमने का। Pratham is first prize holder of Lata Mangeshkar district level competition and he got 10,000 rupees in winning prize. Actually, when I was 8 or 9 years old, I got interested in music because of my surroundings and the city in which I born, city of music named as Gwalior, where Sangeet Samrat Tansen born. So it's in our surrounding, and then I took admission in Bharatiya Sangeet Mahavidyalaya at Gujaratpur, Gwalior. From there, I started to learn music. आज हमारे साथ हमारे बड़े भैया प्रफुल्ल मांझी हैं, जिन्होंने CUET के टेस्ट में सफलता प्राप्त की है। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आप CUET के एग्ज़ाम को समझाइए। CUET का जो एग्ज़ाम होता है ये केंद्रीय यूनिवर्सिटियों के लिए जो किया जाता है। आपको अपनी 12वीं परीक्षा के बाद किसी भी कोर्स करने के लिए BSc करना हो, BA करना हो, BCom या कोई भी आपको ऐसा जो कोर्स करना है जो कि आपका ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही कोर्सेज के लिए आपको CUET का एग्ज़ाम एक बेहतर आपके लिए विकल्प बन जाता है, जिससे कि आपको केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं में प्रवेश मिल जाता है। इस संस्थान के अंतर्गत बहुत संस्थाएं आती हैं, जिनमें कि मुख्य कॉलेजों में अगर हम बात करें तो आपकी JNU है, BHU हो जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, ऐसे बहुत से पूरे माने भारत में जितनी भी संस्थाएं आपको मिल जाती हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम दिया गुप्ता है। मैं अभी BBA कर रही हूँ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से। मेरे कोच का नाम शरद जी मंगलोई है, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है हमेशा कराटे में आगे बढ़ने के लिए। और मैंने कराटे में 8 मेडल प्राप्त किए हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर। विगत कितने सालों से आप ये कराटे की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं? मैं विगत 8 वर्षों से कराटे खेल रही हूँ। मन की बात कई बार हम अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं, या वो हो सकते हैं मम्मी पापा, दादा दादी, टीचर या कभी अनजान व्यक्ति। लेकिन अब EFA स्कूल के बच्चे कर सकते हैं अपनी मन की बात कैमरे के साथ मन की बात में। सब यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन पर चर्चा करें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने ये सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अगर आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो आप उनको पूरा कर ही रहते हैं।
मुझे लगता है कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है नारी सशक्तिकरण। तो सबसे पहले मैं शची गौतम आपसे जानना चाहूंगी कि नारी सशक्तिकरण के विषय में आप क्या जानते हैं? मेरे अनुसार नारी सशक्तिकरण में जो नारियां हैं उन्हें हर क्षेत्र में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। उनकी निर्णय सही है या नहीं ये भी उन्हें ज्ञात होना चाहिए। तो नारी सशक्तिकरण के लिए श्रेय क्या किया जा रहा है? शासन के द्वारा कुछ किया जा रहा है? नारी सशक्तिकरण के लिए शासन द्वारा चलाई कई योजनाएं हैं। नारी से पहले एक नारी महिला से पहले बालिकाएं और कन्याएं हैं जिनके लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसी योजनाएं चली जा रही हैं, जिससे बेटियों को कुछ नई शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है जिससे वो अपना भविष्य अच्छा बना सके। मेरे मन में हमेशा से ही पढ़ने में रुचि रही है। जब से मैंने उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश लिया है वह रुचि मेरी और भी बढ़ गई है। यहाँ का वातावरण मुझे आकर्षित करता है और मेरा मन पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से लग रहा है। विषय शिक्षकों द्वारा हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है तथा हर दिन मुझे नया सीखने को मिलता है। पढ़ाई के साथ साथ मुझे शिक्षकों द्वारा अदर एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो कि मुझे हिम्मत प्रदान करता है। कविता क्या है? बढ़ते बचपन की याद है कविता, हंसी खुशी का सार है कविता। चलिए सुनते हैं ऐसी ही कुछ कविताएं हमारे EFA स्कूल के बच्चों द्वारा। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, धर्म अलग हो जाति अलग हो वर्ग अलग हो भाषाएं, सागर तट बनमरुथल मैदानों से हम आए हैं, फौजी भर्ती सबसे पहले हिंदुस्तान के। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम खेले खाए हैं। मेरे मटमेली अंगना में फुदक रही गोरैया, मेरे मटमेली अंगना में फुदक रही गोरैया, कच्ची मिट्टी की दीवारें घास पात का छाजन। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव करूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। जानकारियाँ तो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाती है, लेकिन हमसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ तो हमें हमारे आसपास के लोगों से ही मिलती है, लेकिन ज़रूरी नहीं जो आपके पास जानकारी हो वो पूरी हो। इसलिए पूरी जानकारी के साथ आ रहे हैं हमारे EFA स्कूल के बच्चे ज़रूरी जानकारियाँ लेकर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है गोदावरी। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार पाने वाली है मदर टेरेसा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। जैसा कि हम सभी को विदित है कि संपूर्ण भारतवर्ष में दीपावली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और यह त्यौहार हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। उनके वापस आने की खुशी में नगर वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। इसी उपलक्ष्य में हम सभी प्रत्येक वर्ष दीपावली का त्यौहार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उन्होंने जय हिंद नारे की भी उत्पत्ति की थी। अरे वाह, आप लोगों को ये सब पता है उनके बारे में। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या आप लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में भी सुना है? हाँ, हमने सुना है। वह हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कई पुस्तकों की रचना की थी,
जैसे इंडिया डिवाइस और सत्याग्रह आदि। वे राष्ट्रीय सेवक एवं प्रशासक होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु 28 फरवरी 1963 में हुई थी। EFA स्कूल की चटपटी खबरों में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, और आपको हमारा बुलेटिन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।